अच्छा जी, अभी हम लोग ना थ्योरी का पेपर लगे डिस्कस करने, तो उसमें चीजें देख लेना सारी की सारी, अगर उसमें कोई मसला परेशानी हो। ठीक है, थ्योरी का पेपर आपका प्रोबेबली 1 आवर 15 मिनट का, और हमें टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है क्योंकि थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा ओवर थिंक करते हैं और उसकी वजह से हमारे हाथ से गेम निकल जाती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने वैल्यू ऑफ जी 9.8 यूज करनी है, नॉट 10। ठीक है, और टोटल ये 80 मार्क्स का आपका पेपर है। अब ये आपकी मार्क्स की डिटेल्स लिखी है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बेसिकली इट इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स का कॉम्बिनेशन है। कह रहा है एरोप्लेन हैज अ मास ऑफ 2.5 × 10⁵ kg एंड लैंड्स विद द स्पीड ऑफ 6.62 मीटर पर सेकंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रनवे। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मेंटेन at time t is equals to 0. The aeroplane decelerates uniformly as it travels along the runway. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि it decelerates uniformly as mean along the runway in a straight line, क्योंकि अब डायरेक्शन मैटर करती है यहाँ पे, and reaches to a speed of 6 मीटर पर सेकंड आफ्टर या at 35 seconds. ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन से ही हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा। अब इस इंफॉर्मेशन में आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट क्या करना आपने, द डिसेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन एट 30 इन 35 सेकंड्स आफ्टर इट लैंड्स। तो आपने डिसेलरेशन का फॉर्मूला वही होता है एक्सेलरेशन का होता है, तो a = v - u डिवाइड बाय t का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज प्लेस की, आपका आंसर आ गया क्या, -1.6 into 10 -1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन लिखते तो आप साथ में -1.6 लिख सकते थे, लेकिन आप क्या लिख रहे हो, इट इज डिसेलरेशन, सो डिसेलरेशन द वैल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इट इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, right after that the resultant force acting on the aeroplane is during or as it decelerates is फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, फिजिक्स में वेरी सिंपल, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला और यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज एंड देन यू विल गेट द नंबर एज 400,000। तो आपने इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा, 4.0 into 10⁵ न्यूटन यूनिट इज मस्ट फॉर दिस appropriate answer. ठीक है, then you have to find the momentum, not change in momentum. Remember, this is the momentum only. Momentum of the aeroplane when the speed is 6 meters per second. अब इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास स्पीड वेरी कर रही है ना, जब स्पीड वेरी कर रही है तो वी हैव टू फिक्स अ स्पीड के एट विच स्पीड वी आर गोइंग टू फाइंड दैट मोमेंटम। तो मोमेंटम हमने 6 पे करना है, तो मास इनटू वेलोसिटी कर लिया आप लोगों ने, सो यू गॉट द नंबर 1.5 into 10⁶ along with the यूनिट आप न्यूटन सेकंड यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, kg ms-1, क्या यूज कर सकते हो, kg ms-1 यूज कर सकते हो। ये दोनों यूनिट्स आपके सूटेबल हैं और एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए आपके पास इन दोनों यूनिट्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आ जाता है एंड दैट इज ग्राफ। तो ग्राफ में हमारे पास यस, अब इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है ना वो बहुत मैटर करता है। कह रहे कि वही बात यस, ओके, तो ग्राफ देखो अगर आप, ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ देखें ना तो ग्राफ में हमारे पास वैल्यूज, ठीक है लाइट, अच्छा ग्राफ में हमारे पास वैल्यूज क्या है, कह रहे कि एट टाइम t इज इक्वल टू 35 सेकेंड्स आपके पास यस सॉरी जस्ट अ सेकंड, at time t is equals to 35 seconds the aeroplane stops decelerating and moves along the runway at a constant speed. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और इस सारी इंफॉर्मेशन की बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक द ग्राफ।
On figure 1.1, sketch a shape of the graph for the distance traveled by the aeroplane along the runway between time table to 0 to 50 seconds. You are not required to calculate the distance values. This is important thing. Values are not required. अब हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि till 35 seconds it is decelerating. तो distance time graph का अगर हम लोगों ने deceleration बनाना हो तो it is very obvious कि we have to draw डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व. ठीक है, तो आपने डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व ड्रॉ कर लिया, बट राइट आफ्टर दैट यू हैव टू कीप दिस लाइन स्ट्रेट इन अ वे कि आपके पास इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट रखना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो आप यूं समझ लो कि दिस विल बी डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा. एंड व्हेन इट विल बी डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, so it's okay, or this part would be constant gradient but non-zero. ठीक है, constant gradient but non-zero. ये बात याद रहेगी? yes. Okay, तो अब yes, उसके बाद हमारे पास आ जाता है the last, as aeroplane decelerates the kinetic energy decreases. Kinetic energy decreases, ये बात याद रखनी है. Suggest what happens to this energy. So this energy is basically converted into thermal energy of the tires and the road or the air which is in contact with the aeroplane वगैरह वगैरह वगैरह. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरोप्लेन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, एक बात. But this is not the correct, I mean, not the complete answer. The complete answer is of thermal energy of what? Of tires and road. मोस्ट प्रॉब्ली डेफिनेटली अगर वो ब्रेक सप्लाई कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, तो उसके टायर्स हीट अप होंगे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था. अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2. दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिफॉर्मेशन ऑफ द फोर्सेस. और आपको एक ग्राफ दिखाया गया है कि 2.1 शोज द एक्सटेंशन लोड ग्राफ फॉर अ लाइट स्प्रिंग S. Extension is along y-axis and load is on x-axis. State the range of the load. Very important information. Most of the students have missed it. State the range of load. Students ने क्या किया हुआ है? They have stated the range of extension. कि इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर. Never. State the range of the load which obeys Hooke's law. तो आपने ये देखना है कि 0 न्यूटन से लेकर 8 न्यूटन तक. This is that point till which the graph is straight line. So I have mentioned this with the blue line. So graph is straight here. तो आपने क्या करना है? It is, you have to mention the range of load from this point to this point. तो ये हो गया. उसके बाद वगैरह yes, unit is important. उसके बाद कह रहे हैं using the information in from figure 2.1, determine the spring constant K of the spring S. अब प्रॉब्लम क्या है कि you people know this thing very clearly कि K is basically change in force divided by change in extension. Or simply speaking, we can write that K is equals to force upon X. Yeah, F is equals to KX. That's simple. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये कि हमने ग्राफ के लिए उसने मेंशन कर दिया हुआ है कि फिगर 2.1 आपने यूज करना ही करना है. So when we are going to use figure 2.1, तो figure 2.1 will give you a gradient because that is a graph. ठीक है, तो आपने इसके ग्रेडियंट के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन लेनी है. तो फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट K is delta F by delta X, तो what is the change in force? Change in force is from 0 to 8 न्यूटन. so 8 minus 0 हो गया. और इस दौरान में एक्सटेंशन कितनी वेरी कर रही है? एक्सटेंशन इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 15. ठीक है, लेकिन इन सेंटीमीटर्स. so I have used that 15 minus 0. so the answer I have calculated, that is 0.533 Newton per centimeter. So I have taken care of the units. So once the unit is correct, value is correct, then you will score 1 mark. Okay, अब मैंने यहाँ पर एक और mention किया हुआ है कि if you are using the unit as Newton per meter, because ऐसा unit is Newton per meter, तो आपने क्या करना है? Force is in Newton, it's fine. Distance को आप convert करोगे मीटर में, तो 0.15 हो जाएगा. सेंटीमीटर क्या रहेगा हमारे पास? 15 की बजाय 0.15 हो जाएगा. So now either your answer 53 न्यूटन पर मीटर सही है, या फिर आपको 0.53 न्यूटन पर सेंटीमीटर सही है. ये बात क्लियर हो गई. फिर पार्ट सी में वो आपको बता रहे हैं the second spring identical to a spring S is attached to spring S. The two springs are attached to rod.
एज शोन इन फिगर 2.2. तो ये बेसिकली आपके पास एक अलग फिगर है जिसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, वर्किंग हुई है. दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ टू स्प्रिंग्स, नॉट अ सिंगल स्प्रिंग. जब ये दो स्प्रिंग्स पे कंसिस्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बेसिकली दो स्प्रिंग्स हमने अटैच करने हैं इन सीरीज. अब देखो, द लोड ऑफ 4 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग एस एट द अरेंजमेंट इन इज इक्विलिब्रियम. जब आपने दो स्प्रिंग्स के साथ दोबारा वही लोड अटैच किया 4 न्यूटन का, देन व्हाट डिड यू नोटिस that the extension will be different. Why? Because the initial length is same. दो स्प्रिंग्स हो गए ना, तो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सेकंड, आपको ये देखना है कि बेसिकली द फोर्स व्हिच इज caused by the load on this spring, that force is causing the extension in spring 2 also. तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि वो बोल रहा है कि state the name of the energy stored in the two springs when they are stretched. So either your answer should be elastic potential energy or strain energy. It is fine. फिर आपको बता रहा है determine the extension of the arrangement, not of a single spring. ये confusion थी mostly बच्चों की, they have considered that this is the extension of a single spring, but this is the extension of a arrangement of this. तो arrangement के लिए आपने क्या करना है, you have to consider for spring 1 for 4 Newton load, the extension is 7.5 centimeter, and this would be determined from the graph here. For 4 Newton load, extension of a single spring is 7.5 centimeter. But if